फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक औरत है, 2 बच्चों की माँ है। वो 2 मर्डर करती है। एक आदमी के साथ मिलकर एक नहीं बल्कि 2 मर्डर करता है और 2 मर्डर करते समय वो अपने एक नाबालिग 2 बच्चों की माँ होता है, दोनों बेटा होता है, दोनों उस टाइम नाबालिग था और उसी दोनों में से एक बेटे को, जो बड़ा वाला बेटे को लेकर इस क्राइम को, इस मर्डर को अंजाम देता है। अब यहाँ पर सोचिए, एक माँ अपने नाबालिग बेटे को शामिल करती है और 2-2 मर्डर करती है। अब करने के बाद किसी को कुछ खबर नहीं, बस चुपचाप तरीके से रहता है। कई साल बीत जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मर्डर होता है उस व्यक्ति को भी कोई ढूंढ नहीं रहा था। दोनों व्यक्ति को कोई ढूंढ नहीं रहा था। एक तो उस औरत के खुद पति होता है और दूसरा अननोन पर्सन होता है। जो अननोन पर्सन था उस व्यक्ति को भी ढूंढ नहीं रहा था लोग। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है, एक बड़े सेठ के पास काम करता था। पैसा वसूलने का काम उसको दिया गया था और ये सालों से करते आ रहा था। तभी एक दिन वो कुछ पैसा, बहुत ज़्यादा रकम था, वसूला। अपने सेठ को फ़ोन किया और सेठ से बात हुआ। सेठ ने कहा, एक काम कर, आज तू आ मत, तो एक काम कर, कल सुबह जब ड्यूटी पे आएगा उस पैसे को बैंक पे जमा करते हुए आना। अब वफादार था, यानी विश्वासी था, वो कई सालों से काम कर रहा था। अब सेठ ने कहा, तू कल सुबह आते समय उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके आना। इसने भी कहा ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति ना तो दूसरा दिन बैंक गया, ना घर पर गया, अपने घर पे गया और ना ही सेठ के पास गया। वो व्यक्ति भी रातों रात गायब हो जाता है। अब सेठ सुबह सुबह पुलिस में जाती है। पुलिस में जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट ये दर्ज कराता है, जो मेरे पास जो व्यक्ति काम करता था वो मेरा 1.5 लाख रुपए वसूला लोगों से, और वसूलने के बाद वो उस 1.5 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। अब 1.5 लाख रुपए कहाँ लेकर कहाँ गायब हो सकता है, जबकि उसका परिवार है, पत्नी है, उसके भी पास एक बेटा है, छोटा सा बच्चा था उस टाइम। अब पुलिस पे केस तो पुलिस बस ये बात सुनता है और सुनने के बाद पत्नी को बुलाते हैं। जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए भागा हुआ था लेकर, उस व्यक्ति का, यानी फैमिली को, इस परिवार को बुलाते हैं। बुलाने के बाद पत्नी जाती है उस सेठ के सामने, कहती है, जो सेठ, इससे पहले तो कई मर्तबा मेरे पति ने आपका पैसा उठाया और सही समय पर, सही ठिकाने पर, सही जगह पर आप जैसा कहते थे वैसा ही करता था। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पति न जाने कहाँ चला गया, प्लीज़ आप ढूंढ दीजिए। पुलिस वाले के आगे भी हाथ जोड़ रही थी और उस सेठ के आगे भी हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वो सेठ कहता है, ये तेरा पति का एक नाटक था, एक चाल था। पहले तो मेरा विश्वास जीता, उसके बाद जैसी बड़ी रकम हाथ पे आया, उसे लेकर वो फरार हो गया, भाग गया। और तुझे भी पता है, बता दे, नहीं तो पुलिस तेरे पति को जब ढूंढेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये सारे मामला जो है 2009 में हो जाती है। उसके बाद कई साल बीत जाता है, 2023 आ जाती है। कई साल बीत जाता है, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे थे, ये पूरा जो कहानी है, पूरा जो घटना है, मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में है। और उस मुंबई के रेड लाइट एरिया को कमाटीपुरा कहते हैं। कमाटीपुरा का ये पूरा घटना है। दरअसल होता यूँ है, कई साल बीत जाने के बाद, जैसे कि जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गया था, उसका बेटा भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका था तो नाबालिग, लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर जो एक औरत ने 2-2 मर्डर करते हैं अपने नाबालिग बेटे को लेकर, लेकिन वो दोनों बेटा जो है, उनके पास 2 बेटा होता है। एक तो नाबालिग था इस टाइम 2023 तक, और एक बेटा बालिग हो चुका था, जिस बेटे को लेकर ये दोनों मर्डर को अंजाम दिया था। एक तो पति था, दूसरा अननोन पर्सन था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई मामला नहीं था, कोई विवाद नहीं था, और ये दोनों मर्डर भी हुआ था, किसी को खबर नहीं था। लेकिन इसी बीच जो है, जो 1.5 लाख रुपए लेकर भागा था, उसका बेटा हर दिन, मतलब हर 2 दिन छोड़कर पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बाप को ढूंढते हुए, और पुलिस वाले को कहता है, जो मेरे पिता को ढूंढ दीजिए, मेरा पिता चोर नहीं है। पुलिस भी जो
जिस थाने में लोग को बुलाया था, उस थाने में वो हर 2 दिन बाद जाते हैं और जाने के बाद अपने पिता को ढूँढने की मदद माँगता है, जो आप लोग मेरी मदद कीजिए, आप लोग मेरा पिता को ढूँढ दीजिए। लेकिन जो वहाँ का हवलदार होता है, उसको धमकाता है, डराता है, जो दोबारा आना नहीं, ये क्या तेरा रोज का नाटक है, यहाँ आ जाता है मुँह उठा के, ज़्यादा हम लोग का दिमाग खराब किया तो तुझे और तेरी माँ को भी चोरी के इल्ज़ाम में अंदर डाल देंगे। लेकिन वो लड़का पढ़ाई भी करता था। माँ अब जब उसका बाप गायब हो गया तो माँ काम पे जाती थी और लड़का जो है पढ़ाई करता था और हर 2 दिन में पुलिस थाने का चक्कर लगाता था। अब कई साल बीत जाने के बाद यहाँ पे जो है उस थाने में जितने भी ऑफिसर थे, जिन लोगों के पास ये मामला गया था 2009 में, सारे लोगों का, सारे पुलिसकर्मी का तबादला हो जाता है, जैसे कि ट्रांसफ़र होते ही रहता है। अब कई सारे पुलिस वाले का तबादला हो चुका था, ऑफिसर लोगों का, लेकिन एक कांस्टेबल जो है उस थाने में बहुत ही पुराना है, वहाँ पे रह जाता है। तो एक लड़का वही लड़का जाता है एक दिन, 2023 की बात है। लड़का जाने के बाद वही हवलदार से बात हो रहा था, तभी हवलदार उसको धमका रहे थे। इतने में जो नया ऑफिसर वहाँ पे तैनात हुई थी, वो नया ऑफिसर आ जाता है, उसे जय हिंद कहता है हवलदार, और वो लड़का उस नया ऑफिसर के सामने जाता है और जाने के बाद अपने बाप के बारे में बताता है। तो नया ऑफिसर हवलदार से पूछता है क्या मैटर है। हवलदार कहता है जो सर बहुत पुराना मैटर है, 2009 की बात है। इसका बाप किसी के सेठ के पास काम करता था, उसका 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। तब से इसका बाप का कोई पता नहीं, लेकिन ये हर 2 दिन में पुलिस थाने आ जाता है और आने के बाद हम लोगों को यही कहता है जो हमारे पिता को ढूंढ दीजिए। ऑफिसर को लगा, क्योंकि जिस हिसाब से लड़का कह रहा था, लड़का को पूरा यकीन था जो उसका बाप चोर नहीं है, बस ये तो सब लोग मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, उसका बाप को फंसाया गया और उसका बाप कहाँ है, ढूंढ दीजिए। बेटा का विश्वास देख के उस ऑफिसर को लगा जो कुछ तो वजह है, हो सकता है। तो उस ऑफिसर ने हवलदार को कहा ठीक है, इसका रिपोर्ट करो, मुझे पूरा डिटेल मेरे टेबल पर रखो। और उस लड़का को कहता है ठीक है, हम तुम्हारे बाप के बारे में पता करते, ढूंढते। लड़का वहां से चले जाते घर जाने के बाद चुपचाप खामोश बैठा था। उसका माँ को पता थी, उस लड़के को माँ को पता थी जो ये हर 2 दिन में पुलिस थाने जाते हैं अपने बाप को ढूंढते हुए। माँ समझ गई थी, आज भी गई थी, इसीलिए माँ समझाती है बेटा अब तो कई साल हो गया, 12-13 साल हो गया बेटा, अब तेरे बाप को तू भूल ही जाना अच्छा है, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन वो जब गायब हुआ था उसका बाप, तब वो मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में लोग रहते थे, उस मोहल्ले में एक लोगों का कहना था, लोग उस बच्चे को ताना देते थे जो तेरा बाप, यहाँ तक कि उस लड़के के साथ जो पढ़ता था, उस टाइम की बात है 2009 से 10, 11, 12 के बीच ये सब बातें होती थी, जो तेरा बाप किसी दूसरे औरत को लेकर भाग गया, अब तेरे माँ के पास, तेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा, यही सब बात कहकर ताना मारते थे। लेकिन लड़का किसी की बात सुनता नहीं था, इसी वजह से, इस ताने की वजह से लड़का हर किसी से दुश्मनी ले लेता था। जो भी कोई उसके कान में ये बात सुना था, उसके साथ वो झगड़ा मोड़ लेता, उसे मारपीट करता। इस वजह से माँ बेटे के से ज़्यादा लोग बात भी नहीं करते थे। अब यहाँ पे 2023 आ जाता है, लड़का बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहा था और पुलिस भी अब इंक्वायरी करने का सोचता है। लेकिन किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी मैटर में पुलिस को खबर देने वाला बहुत सारे खबरी रहता है, यानी मुखबिर रहता है, जिसे एजेंट भी कह सकते हो। अब पुलिस वाले का एजेंट रहता है, हर जगह पे मिलेगा। तो उस पुलिस स्टेशन में भी कई सारे खबरी काम करते थे। पुलिस अलग अलग पुलिसकर्मी के लिए अलग अलग टिप दिया करते हैं, जो इस जगह पे हो रहा है, उस जगह पे हो रहा है। इसी बीच जो है उस पुलिस थाने में एक मुखबिर का खबर जाता है, पुलिस स्टेशन में खबर देती है जो सर यहाँ पे एक महिला है जो गैर कानूनी तरफ से वो धंधा चलाती है। अब धंधा किस चीज का चलाते हैं, वो जिस्म फरोशी का धंधा चलाती है अपने ही घर से, और उनके साथ देते हुए है सब कॉलेज के लड़कियां, 3-4 लड़कियां हैं कॉलेज की, जो हर रोज कॉलेज जाने के नाम से घर से तो निकलती है, लेकिन कॉलेज नहीं जाती, बल्कि उस औरत के घर जाती है, और जब तक कॉलेज का टाइम रहता है तब तक उस औरत के घर में रहती है और धंधा करती है, जिस्म फरोशी का धंधा करती है।
ये टिप मिला। पुलिस ने कहा ठीक है, फील्डिंग लगाओ और इसका पक्का सबूत जुटाओ। जिस दिन पक्का सबूत मिल जाएगा, ये तो मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, जिस दिन सबूत मिल जाए जो हाँ वो औरत घर से धंधा चलाती है, तो हम लोग को खबर करो, हम लोग छापा मारेंगे। वह वो खबरी जो है फील्डिंग लगाता है। लगाने के बाद देखता है कि हाँ, एक ऐसा मौका भी आता है जहाँ पर वो तीनों लड़की उस औरत के घर में थी। तभी जो है वो खबरी पुलिस को बताते हैं और पुलिस का एक टीम उस औरत के घर पहुंच जाता है। सबसे पहले तो एक कांस्टेबल उस औरत के घर जाते हैं और औरत दरवाजा खोलती है और कहती है क्या बात है। वो कांस्टेबल क्योंकि ग्राहक बन के गया था, वो कांस्टेबल कहता है जो मुझे बैठना है, किसी कोई लड़की है क्या। तो औरत कहती है हाँ हाँ आइए अंदर आइए। जैसे वो औरत अंदर लेती है उस पुलिस वाले को, अब उसे तो नहीं पता था ये पुलिस वाले, तब जो है पूरा टीम एक्टिव था। पुलिस का साथ सिविल ड्रेस में था, नॉर्मल कपड़े में था। सारे लोग उस घर में धवा बोलते थे और रंगे हाथ उस औरत के साथ साथ 3 कॉलेज की लड़की और कई सारे आदमी को हिरासत में लेता। सीधा पुलिस थाने पहुंचता है, लेकिन वो औरत जो है नाम होती है माया। अब वो औरत जो है माया कहती है पुलिस वाले को सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था, जो साहब क्यों पुलिस थाने ले जाना है, यहीं पे कुछ बात करते हैं ना, कुछ सेटलमेंट करते हैं। और ये जो धंधा है मैं अपने घर से अपनी मर्जी से चलाती हूँ, कोई मेरा साथी नहीं है, मैं एक विधवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और ये सारे लड़कियां हैं, ये बालिग हो चुके हैं और अपने मर्जी से ये सब काम में आई है। मैं किसी को पैसा नहीं देती हूँ, आप खुद पूछ लीजिए। लेकिन ये पुलिसकर्मी होता है, कुछ बात नहीं सुनता, सीधा उस औरत को 3 लड़की को गाड़ी में डालते हैं और थाने पहुंचता है। लेकिन थाने पहुंचने से भी पहले उस घर में जब छापामारी हुई थी, एक कमरा ऐसा था जो संदिग्ध लग रहा था। वो कमरा बंद था, ताला लगा हुआ था। जबरदस्ती जो है उस ताले को तुड़वाया जाता है और ताला तोड़कर, क्योंकि वो माया मैडम जो है बार बार बोल रही थी उस कमरे में कुछ नहीं, उस कमरा को मत खोलिए। लेकिन पुलिसकर्मी को लगा जिस कमरे में भी कुछ ना कुछ गैर कानूनी काम होता है, वैसे जिसम भरोसे का धंधा तो गैर कानूनी है, गिलोना काम है। तो पुलिसकर्मी जो है उस ताला को तोड़ के उस कमरे में जाते हैं तो पुलिस का भी माथा एकदम ठनक जाती है, क्योंकि उस कमरे में पूजा के सामग्री जो है भरा पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जो वो औरत इस घर में कुछ जादू टोना वगैरह करती है, काला जादू के ऐसा लग रहा था। तो खैर पुलिस ने उतना गौर तो नहीं किया। उस कमरे में देखता है, चारों तरफ देखने के बाद पुलिस को भी अजीब लगा। फिलहाल सारे लोगों को लेकर थाने पहुंचता है और आसपास में पता करने की कोशिश करता है। जो उस महिला जो माया है, माया मैडम, उस मैडम के घर के आसपास में बगल के घर वाले से सब पूछताछ करता है, जो तुम्हारे घर के बगल में ये औरत धंधा चलाती है, आप लोगों ने किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, खबर क्यों नहीं लिया। तो सारे औरत जो है, सारे जो पड़ोसी है उस औरत के बारे में, माया मैडम के बारे में बताती है। जो और उस औरत से कौन मुंह लगेगा, क्योंकि अब पुलिस वाले पूछता क्यों क्यों बहुत डेंजर है क्या। तो किसी ने कहा वो तो जहर है। उस औरत से मुंह लगना यानी सांप से कटवाना बराबर है। वो औरत जो है जहर है। अब पुलिस समझ नहीं आया जो आखिर ऐसा क्या करती है। तो आसपास वाले कहने लगा वो तो काला जादू करते हैं। इसी के डर से कोई उससे बात तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं है और उस बात करने का हिम्मत भी नहीं है। हाँ, एक औरत है जो बुजुर्ग है, जो यहाँ काफ़ी सालों से उसका पड़ोसी थी, लेकिन अभी कुछ दिन हुआ वो इस घर को बेचकर दूसरी जगह चली गई। अब पुलिस वाले को ये बात बताया तो उस औरत के पास पहुंचते, जो बुजुर्ग इंसान उसके पड़ोसी थी, उस बुजुर्ग इंसान के पास जाते हैं। जाने के बाद पूछताछ करते हैं, लेकिन तब तक जो है माया मैडम से थाने में बहुत कुछ उगाना। अब वो हर चीज़ में नानाई करती रही, जो मेरे साथी कोई नहीं है, मैं अपने मर्जी से धंधा करती हूँ, पहले मैं खुद करती थी, लेकिन मेरी अब उम्र हो गई तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा ग्राहक नहीं आते। तभी जो है मैं सोचती हूँ क्यों ना मेरे इस काम में जवान लड़की को शामिल किया जाए। और फिर उसके बाद मेरे लिए एक आदमी है, लड़कियों का जुगाड़ लगाता है। जो लोग घर के तंगी मजबूरी की वजह से ये सब काम करते हैं, लेकिन हाँ सारी लड़कियां जो है ये बालिग है, अपनी मर्जी से काम करती है, किसी को कोई प्रेशर नहीं है। आप चाहे तो पूछ सकते हो, मैं एक विधवा हूँ। ये सारी बात माया ने पुलिस वाले को बताया, लेकिन पुलिस वाले को उसके एक भी बात पर यकीन नहीं होता है। इसी बीच
वो लड़का जिसका बाप गायब था चोरी के इल्जाम में, कई सालों से गायब था, वो लड़का बार बार पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहा था। पुलिस वाला कहा जो ठीक है, तुम्हारे बाप के बारे में बताओ, पूरा डिटेल क्या है। तब वो लड़का छोटा था, उतना जानकारी भी नहीं था, लेकिन जो पुराना हवलदार था उस पुलिस स्टेशन का, सारी बात पुलिस ऑफिसर को समझाया। तो पुलिस ऑफिसर कहता है ठीक है बेटा, हम लोग तुम्हारे बाप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दूसरे काम में बिजी हूँ, अब बाद में आ जाओ। ये कहकर उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो माया मैडम का जो मसला है, पुलिस वाले के लिए जाना जरूरी है। तो उस बुजुर्ग औरत के पास जाते हैं पुलिसकर्मी, जो माया मैडम के बगल में काफी समय तक रही है। उस बुजुर्ग औरत के पास जाती है और जाने के बाद जब इस माया मैडम के बारे में पूछताछ करती है, तो बुजुर्ग मैडम कहती है जो अच्छा किया, जो उसे अंदर कर दिया, उसे कभी बाहर निकलना ही मत, चाहे कितने भी वो बात कह ले, उसको छोड़ना मत। वो पुलिसकर्मी कहते हैं आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको इतनी नफरत थी उस माया मैडम से, तो आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की? अब वो एक विधवा है, अपने दो दो बच्चों को पेट पालने के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ता, इसीलिए मजबूरन शायद वो इस धंधे को कर रही थी। लेकिन वो बुजुर्ग औरत जो कहती है, पुलिस के तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बुजुर्ग औरत कहती है जो आपको किसने कहा जो वो एक विधवा है? अरे उसका पति तो आज भी जिंदा है, वो उसका पति मरा नहीं है, उसका पति तो उसे छोड़कर चला गया उसका इसी आदत के वजह से। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। एक औरत अपने आप को विधवा कहलाती है, और लेकिन उसी के बगल में रहने वाली एक महिला, जो औरत, बुजुर्ग औरत, वो कहती है जो नहीं, उसका पति तो मरा नहीं, उसका पति तो इसे छोड़कर चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है, पति चला जाने के बाद इस औरत ने, माया मैडम ने, कभी उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। तो पुलिसकर्मी कहा हो सकता है किसी दूसरे औरत के चक्कर में आकर वो व्यक्ति जो है अपने दो बच्चे और बीवी को छोड़ के चले गए। इस बात पर उस औरत का कहना है, बुजुर्ग औरत का, जो नहीं, वो आदमी माया का जो पति था वो तो बहुत ही नेक था, शरीफ था। बुजुर्ग औरत ने कहा जो हाँ, किसी का भी व्यवहार जो है, चरित्र जो है, उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है, और उस व्यक्ति का नजर, आंखें देख कर ही पता चल जाता है जो किस मिट्टी से बना हुआ है। वो इंसान बहुत अच्छा इंसान था। जो माया मैडम का जो पति था वो बहुत ही नेक था और शरीफ आदमी था। इसी वजह से तो इसका इस घिनौनापन की वजह से उसे छोड़कर चले गए। पूरी बात माया मैडम के बारे में उस औरत ने बता दिया। अब यहाँ पुलिस थाने में उस माया मैडम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, पूछ रहा था, लेकिन माया मैडम जो है मुंह ही नहीं खोल रही थी। लेकिन वो घर जो अजीब सा लगा था, पुलिस को लगा इस घर में कुछ ना कुछ है। बारीकी से बारीक चीज खंगाल रहे थे उस घर के अंदर। सबको अजीब लग रहा था, लेकिन घर से कुछ सबूत नहीं मिल रहा था। इसी बीच जो तीनों लड़की जो पकड़ा गए थे, तीनों लड़की को पुलिस वाले पूछते हैं जो तुम्हारे माया मैडम के बारे में तुम लोग क्या जानते हो बताओ। तीनों लड़की रो रो के फरियाद कर रहे थे पुलिस वाले के सामने, जो देखिए साहब, हम तीनों को जाने दीजिए, हम तीनों जो है कॉलेज जाने के नाम से हम लोग यहाँ आते और पैसे के चक्कर में हम लोग ये सब काम करते। अगर हमारे घर वाले को पता चलेंगे तो वो लोग तो हम लोग को मार डालेंगे या खुद मर जाएंगे। माया मैडम के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते, बस हाँ एक लड़की उसमें बताती है जो इतना जानते हैं, जो माया मैडम जो है, हमारी जो मैडम है, हम लोगों के पास जो ग्राहक आते हैं, कभी 4,000 वसूलते हैं, कभी 5,000 वसूलते हैं, और एक ग्राहक के पीछे जो हम लोगों को 1,500 रुपये मिलती है। ये सारी बात बताती है। और माया मैडम के बारे में इतना भी ये भी बताती है जो कुछ तो अजीब है, माया मैडम बहुत ही धार्मिक है। वो जो कमरे में ताला लगा हुआ रहता है, उस कमरे में कोई जाती नहीं है। हमने भी सुना है जो माया मैडम कुछ काला जादू वगैरह करती है, ऐसा तो हम लोग ने सुना है पर देखा कभी नहीं है, क्योंकि हम लोग 5-6 घंटे उस कमरे में, उस घर में रहते हैं, माया मैडम के घर में। लेकिन हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं लगा जो माया मैडम काला जादू वगैरह, जादू टोना करती है। बस हाँ, धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, लेकिन इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं पता। तीनों लड़की तहरीर दिया। अब पुलिसकर्मी कहते हैं ठीक है, फिलहाल तुम तीनों जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर बिल्कुल ही मत जाना, नहीं तो तुम लोगों का पर्दाफाश कर दूंगा और तुम लोगों को बदनाम हो जाएगा। तुम लोग खुद सोचो तुम लोग क्या करोगे, सच बताओगे
तीनों लड़की कहते हैं जो यही सच है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम लोग तो बस 11 बजे जाते थे और 3-4 बजे तक हम लोग उस घर से चले आते थे। लेकिन यहाँ पर जो लड़का बार बार आ रहा था, जिसका बाप के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था, उस लड़का के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा जब ऑफिसर को पता चला, तो वही जो काफ़ी साल पहले उसका बाप चोरी के इल्ज़ाम में उसका सेठ ने फंसाया, उसका चोरी का इल्ज़ाम लगाया, वो 1.5 लाख रुपए वसूला था, तब से वो घर नहीं लौटा। अब पुलिस का भी समझ में नहीं आता, एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए लेकर भाग जाता है और उसके बाद अपने बीवी बच्चे के बारे में कभी पूछा भी नहीं और कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं किया, कभी एक खबर लेने की कोशिश नहीं किया जो मेरी बीवी बच्चे किस हालत में है। 1.5 लाख रुपए क्या उसके लिए इतना मायने रखता है? पुलिस का भी समझ में नहीं आ रहा था वो केस, जो 1.5 लाख रुपए की वजह से एक परिवार को छोड़कर एक पिता, एक पति कैसे जा सकता है। लेकिन यहीं पे माया मैडम के बारे में जब पता चला, उस बुजुर्ग औरत से जो विधवा नहीं है, उसका पति आज भी जिंदा है। अगर जिंदा है तो पति कहाँ है? इस बारे में जब मोहल्ले वाले से पूछा, माया के मोहल्ले वाले से, माया जिस जगह पे रहती थी, सारे लोगों ने कहा जो माया तो यही बात फैलाती है और विधवा बन के रहती है और धंधा चलाती है। लेकिन किसी ने उसका पति को ना तो देखा है, कई साल हो गया, और ना ही उसका कुछ आता पता है। वो जो कहती है वही मान के चलते हैं, ऐसे उसके साथ कोई मुंह तो लगाते नहीं है। अब उनका 2 बेटा भी था, उन दोनों बेटे के बारे में पूछता है पड़ोसी से, तो पड़ोसी वाले बताता है दोनों बेटा भी माँ के इस करतूत के वजह से माँ को छोड़ के चले गए। चले तो गए, लेकिन कहाँ पर है? एक तो बस किसी दुकान में काम करता है शॉपकीपर के पास, और एक मैकेनिक है। दोनों बेटे से पुलिस पूछताछ करता है, पता लगवाता है कहाँ रहता है, खबरी से पता लग जाता है। दोनों बेटे से पूछताछ करता है, दोनों बेटा भी वही चीज़ बताता है जो माँ की इस हरकत की वजह से हम लोगों को बहुत ही बदनामी हो रही थी, जिस वजह से हम दोनों ने पहले बड़ा वाला बेटा घर छोड़ा, फिर दूसरा बड़ा वाला वही बेटा है जिसको लेकर माँ ने 2 मर्डर किया था, उस माया मैडम ने। बड़ा बेटा घर छोड़ा, फिर उसके बाद कुछ समय जाने के बाद छोटा बेटा भी घर छोड़ देते। अब माया मैडम अकेली हो जाती है घर पर, और कॉलेज की लड़कियां जाती है, धंधा करती है, कई सालों से चल रहा था। लेकिन पुलिस के सामने ये पेचीदा केस जो है दिन ब दिन और पेचीदा होते जा रहा था। यहाँ पर एक लड़का अपने बाप को ढूंढते हुए हर 2 दिन में पुलिस का चक्कर काट रहा था, और यहाँ माया मैडम विधवा ना होते हुए भी अपने आप को विधवा कहलाती है और लड़कियों से धंधा कराती है, खुद करती है, और पति का कोई अता पता नहीं है, और घर भी एक संदिग्ध बना हुआ है, घर में एक रहस्यमय बना हुआ है। पुलिस के लिए सारे मामला था। अब पुलिस पता करता है, जो जो माया मैडम को जो लड़कियां सप्लाई करते थे, लड़की लोग को ला कर देता था, उस व्यक्ति के बारे में पता करो, उस आदमी के बारे में पता करो जो कॉलेज का लड़कियों को बहला फुसला कर इस माया मैडम के हवाले कर दे। जब उस लड़का के बारे में पता करता है, उस व्यक्ति के बारे में पता करता है, वो कहीं छुप गया था, लेकिन खबर जो नेटवर्क जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, खबरी आखिरकार पता लगवा लेता है। अब जब उसे पूछताछ करता है, वो डर जाता है। जब उसे पूछता है जो भाई तू इतना क्यों डरा हुआ है, खबरी से बातचीत हो रहा था, जो तू इतना क्यों डरा हुआ, माया मैडम को पुलिस ने अंदर किया, तो तब वो कुछ कहता नहीं है, जो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर मेरा नाम आएगा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। खबरी बताता है देख माया, तेरा माया मैडम तू जिसके लिए लड़कियां लेकर आता है, वो तो अंदर गई, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगा। तेरा भलाई इसी में होगा अगर तू सच सच बता दे, जो आखिर माया मैडम का पति कहाँ है, और माया मैडम और क्या क्या करती है, और उस कमरे का रहस्य क्या है। तो तू सरकारी गवाह बन जाएगा। अगर तेरा कुछ इन्वॉल्व है इसमें तो सरकारी गवाह बन जा, और तू पुलिस का साथ दे, तो तुझे सजा थोड़ा कम होगी, नहीं तो तू भी नहीं बचेगा इस माया मैडम के साथ। आखिरकार वो व्यक्ति जो है पुलिस के सामने सरेंडर करता है और कहता है जो हाँ, माया मैडम ने एक नहीं 2 मर्डर किया है। अब 2 मर्डर किया है, ये सुन के तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक जाता है। जो औरत अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद धंधा करती है, ऊपर से उम्र हो जाती है तो लड़कियों को लेकर धंधा करवाती है। अब उस मैडम के बारे में, उस मैडम को जो लड़कियां सप्लाई करते हैं, वो बताता है जो 2 मर्डर किया है। अब 2 मर्डर किस किस का किया है,
तब वो दलाल, अब वो लड़कियों का दलाल ही है, एजेंट है, वो कहता है जो एक तो उसके पति है, दूसरा एक व्यक्ति और था, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इन दोनों मर्डर में शामिल नहीं था। बस एक का तो मैंने बॉडी ठिकाने पे लगाया और दूसरे का जो उसका पति का जो मौत हुआ इसके बारे में मुझे पता चला, घर में ही दफना दिया है। पुलिस के लिए जो रहस्य था उस कमरे को लेकर आप उस रहस्य से पर्दाफाश हो गया। अब वो अननोन व्यक्ति जो था उसका जो बॉडी ठिकाने पे लगाया था ये खुद बता रहा है। उसे पूछा तुम उस बॉडी को कहाँ पर ठिकाने पे लगाया? तो कहता है जो एक दिन मैं जिस सेठ के पास काम करता था उस सेठ का फोन आया। वो जो मेरा सेठ है वो माया मैडम के साथ मिला हुआ है, माया मैडम के साथ उसका नाजायज संबंध है। मुझे फोन किया और बोला कि तू माया मैडम के घर पे आ। अब मुझे बात पता था माया मैडम के घर, तब मैं उस सेठ के साथ पास काम करता था और फिर बाद में मैं माया मैडम को लिए लड़कियां सप्लाई करने लगा। मैं सेठ के पास बात सुन के माया मैडम के घर पहुंच जाता हूँ। जाने के बाद देखता हूँ कि एक व्यक्ति का लाश बॉडी पड़ा हुआ है, उसका बड़ा बेटा भी था उधर। मुझे कहता है मेरा सेठ जो देख ये व्यक्ति मर गया क्योंकि मैं अपने सेठ का टेम्पू चलाता था और इस बॉडी को ले जाकर तुझे जंगल में फेंकना है, ठिकाने लगाना है। मैं डर जाता हूँ लेकिन मेरा सेठ कहता है अरे तू डर मत, बस तुझे मैं जो काम देता हूँ तुझे तेरा काम है उस माल को वहाँ पर पहुँचाना। तो टेम्पू लाया है, टेम्पू ले जा और इस बॉडी को ठिकाने लगा दे। मेरे सेठ ने मुझे ये काम सौंपा। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था। मैं उस बॉडी को ले जाकर जंगल में फेंक देता हूँ। अब जब जंगल में फेंक देता है पुलिस को खबर देते हैं, पुलिस उस जगह पर जाता है, उसका कंकाल निकालता है। कंकाल निकालने के बाद जो भी उसका डीएनए वगैरह रिपोर्ट कराता है। अब वो व्यक्ति कौन था उसके बारे में नहीं पता था। यहाँ माया मैडम से पे सर दे रहा था, जो माया मैडम को बताता है जो तुम्हारा जो एजेंट है वो पकड़ा गया, उसने मुंह खोल दिया, दो मर्डर किया है। एक के तो बारे में उसको पता नहीं था जिसका बॉडी ठिकाने पे लगाया, लेकिन तुमने अपने पति को भी मारा है। तो पति को क्यों मारा और उस व्यक्ति को क्यों मारा और इन दोनों को मारने का पीछे का मोटिव क्या है, वजह क्या थी जो दोनों तुम मर्डर किया? वो तुम्हारे साथ देने वाला तुम्हारा बेटा भी है, बड़ा बेटा, और तुम्हारा आशिक, हमें सब पता चल गया। तो बताओ आखिर क्या मजबूरी थी? आखिरकार माया मैडम के पास कोई चारा नहीं था सच बोलने के अलावा। माया मैडम आखिरकार पूरा सच्चाई पुलिस के सामने रख देती है। माया मैडम को गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं था और माया मैडम का जो पति है वो एक पेंटर था। अब पेंटर, उससे क्या आमदनी होगी? दिन भर काम पे जाता था, शाम को लौट कर आता था, थोड़ा बहुत पैसा जो भी कमा कर आते थे पत्नी को ला कर देता था, लेकिन पत्नी से खुश नहीं होती थी। पत्नी आए दिन इसी वजह से किटकिट करते थे पति के सामने। दोनों बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो पेंटर जिसके घर में काम करते थे, जिसके जरिए काम करते थे, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर था, जिस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे ये काम करता था, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा वाला था। कभी कभार जो है माया अपने पति का टिफिन वगैरह, खाना वगैरह देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास उस जगह पर जाता था। कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात होती, बातचीत होती। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता था ये उसका पत्नी है, इसलिए उनसे भी बातचीत होता। उनके पास बहुत पैसा था और माया के अंदर इतना लालच थे कि पैसा देख के ही जो है वो फिसल जाती थी। चाहे किसी का भी पैसा हो और कैसा भी पैसा हो, बस उसको पैसा देखते ही उसका मन मचलने लगते थे। उसका भी मन में ये होता कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा विवाद होता था। लेकिन पति कहता देखो शादी से पहले भी मैं गरीब था और शादी के बाद भी मेरा काम ही कुछ ऐसा है, इसमें ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकता, तो जितना मिलता है उसी में खुश रहना सीखो। माया मैडम को इससे खुशी नहीं मिलती थी। माया मैडम कहती थी जो मेरा दो बच्चे हैं, अब दोनों बच्चे बड़े होने लगा, इन दोनों का खर्चा है, स्कूल है, फिर कॉलेज जाएंगे और खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस पैसा से क्या होगा? कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करो। पति पत्नी में एक वही बात को लेकर विवाद रहता था। इसी बीच जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ नजदीकियां माया मैडम का बढ़ जाते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है माया मैडम से प्यार करने लगते हैं, दोनों प्यार में पड़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे को जो है, माया तो उसके पैसा के लालच में थी, दौलत के चक्कर में थी, जो कि किसी भी तरह उसके पास दौलत है। फिर माया मैडम सोचने लगता है क्यों ना कॉन्ट्रैक्टर को फंसाया जाए और उससे कुछ पैसा लूट लिया जाए। उसके मन में ये सब ख्याल आने लगा। पहली बार वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ
शारीरिक संबंध बनाता है और उससे उसके बदले में उसे बहुत पैसा मिलता है। अब इसी से उसके दिमाग में आइडिया आने लगता है, क्यों ना मैं यही धंधा करूँ। अब वही धंधा करने लगते हैं अपने घर से। जब पति को पता चलता है, जो उसकी पत्नी ये धंधा करने लगे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। इसमें पत्नी साफ साफ, माया साफ साफ कहती है, जो मेरा जिस्म है, मैं जिसके साथ भी चाहे इसको परोसूं, तुम इस पर कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो तुम मेरे घर से निकाल जाओ। पत्नी होकर पति को कहती है, जो तुमको अगर दिक्कत है मेरे जिस्म, मैं किसी को भी सामने परोसूं, तो तुम्हें अगर दिक्कत है तुम घर से निकाल जाओ। अब वो व्यक्ति क्या करता, पत्नी की इस बात को सुनने के बाद उसके तो दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो शराब पीने लगता है, आदी बन जाता है। शराब पी के एक दिन बहुत झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर। आए दिन झगड़ा होता था, एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, हाथापाई पे होने लगता है। माया भी हाथ उठाने लगती है अपने पति के ऊपर। अब हाथ उठाती है तो पति गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं, जो ठीक है तू अपने बच्चों के साथ रहे, अब मैं आऊँगा नहीं। पति चले तो जाता है, लेकिन शराब के ठेके में जाता है, फिर शराब पीता है। शराब पीने के बाद फिर से वो घर लौट आता है। अब जब आता है तो कमरे के अंदर उसी ठेकेदार को पाता है अपने पत्नी के साथ। जैसे ठेकेदार को पता है ये पति जो है आग बबूला हो उठता है, और दोनों बेटा जो अलग कमरे में था, होने के बाद उस ठेकेदार को पीटने लगता है, मारने लगता है, लेकिन माया छुड़ाने की कोशिश करता था। इसी बीच जो है, जब छुड़ा नहीं पाता, उसके ऊपर ये आदमी, माया के पति जो है, उस ठेकेदार के ऊपर हावी हो जाता है। माया पीछे से एक भारी वस्तु से अपने पति के ऊपर वार कर देता है। पति जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाता है। जैसी मौत हो जाता है, उसका बेटा भी बाजू के कमरे से आ जाता है, बगल के कमरे से। बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला बेटा सो रहा था। बड़ा वाला बेटा अपने आंखों के सामने अपने पिता को देखा मरा पड़ा हुआ है। माँ उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जो बेटा अगर तूने इस बात को किसी से भी कहा तो मैं जेल में चली जाऊंगी, तू मुझे बचा ले बेटा। माँ जब रो रो के बेटे के सामने फरियाद कर रहे थे, बेटा आखिरकार माँ की बात सुन लेते हैं और अपने बाप का बॉडी को छुपा देते हैं। उसी घर में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद दफना देते हैं। उस ठेकेदार के साथ मिलकर, अपने माँ के साथ मिलकर बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद छोटा बेटा ढूंढता है, सारे लोगों को ये फैलाता है जो छोड़कर चला गया। फिर कुछ दिन जाने के बाद माया मैडम कहने लगता, मेरे पति का मौत हो गया, मैं विधवा हूँ। यही बात फैला दिया था, सालों से वही चल रहा था। लेकिन दूसरा जो बॉडी जंगल में फेंकवाया था, वो बॉडी किसका था? जो उस माया मैडम को लड़कियां ला कर देता था, ठेकेदार का आदमी था। तो उसके बारे में माया मैडम बताती है। उस व्यक्ति का जब नाम बताता है तो पुलिस का होश उड़ जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है जिसको मारकर जंगल में फेंक पाया था। वो व्यक्ति वही होता है जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया दिया था उसका सेठ ने, उस व्यक्ति का सेठ ने, और जिसका बेटा काफी सालों से अपने बाप को ढूंढने के लिए हर 2 दिन में पुलिस के चक्कर काट रहा था। माया मैडम ने बताया उसका नाम। बताने पर माया मैडम से पूछा, जो आखिर तुमने उससे क्यों मारा? तो माया मैडम बताती है, जो एक रात को वो मेरे पास आया करती थी, वो मेरे पास आते थे। एक रात को मेरे पास आए सोने के लिए, तब मैं खुद धंधा करती थी। जब आए तो मैं देखा कि उसके बैग में, मुझे पता था ये अच्छी जगह में काम करता है, वसूलने का काम करता है। उस दिन देखा कि इसके बैग में, उस व्यक्ति के बैग में बहुत ज़्यादा पैसा था। तो मैंने पूछा, क्या बात है, आज कोई बैंक लूटे हो क्या? तो उसने कहा, तू अपने काम से काम रख। तो माया मैडम पैसा देख के जैसे उसके मन में लालच आ जाती है। तो माया मैडम ने कहा, देखो आज तो बोनस मांगता है, अब तुम्हारे पास जब इतना पैसा है, इसमें से थोड़ा बहुत मेरा भी हक बनता है। मुझे तो कम से कम 5,000 रुपये दो, आज तो मैं तुमसे 5,000 लूँगी। तब वो व्यक्ति कहता है, तेरे 2,000 की औकात नहीं है, तो 5,000 रुपये का मांग करती है, चल हट। जैसे औकात की बात करते हैं तो माया मैडम को आ जाता है गुस्सा। वैसे ही उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इसीलिए माया मैडम लालच में आ गए। माया मैडम भी उस व्यक्ति के ऊपर एक जो पीतल का लोटा जैसा था, उससे अचानक पीछे से वार करता है और उसका सर फूट जाता है। जैसे सर फूटता है, उस जमीन पर गिरता है, लेकिन वो जिंदा था। तब उसका बड़ा बेटा फिर से कमरे में आता है, उस व्यक्ति को जमीन पर देखकर तो पूछने लगते, माँ ये कौन है और ये तुम लोगों ने? और क्योंकि ठेकेदार भी उस टाइम उस कमरे में था। ठेकेदार नहीं था, बल्कि
और माया मैडम जब से उसके सर पे वार किया, माया मैडम फिर ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार आता है और उसका बेटा भी जब तक उस कमरे में पहुंच जाता है, बड़ा वाला बेटा। तब वो माया मैडम ठेकेदार को बताती है और अपने बेटे को बताती है, जो ऐसा ऐसा है, इसके पास इतना पैसा था, मैं देख के लालच में आ गए और मुझसे ये औकात वगैरह को लेकर बातें कर रहे थे, मैं गुस्से में आकर इसके ऊपर वार कर दिया और ये मर गया। लेकिन बेटा चेक करता जिंदा है, ठेकेदार भी चेक करता जिंदा है, तो कहते हैं चलो इसको अस्पताल ले जाए। लेकिन माया मैडम कहती है अगर तुम अस्पताल ले जाओगे तो हम लोग सारे लोग जेल में जाएंगे, ये मुंह खुलेगा, पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए हम सब जेल जाएंगे। तो उससे अच्छा इसको मार दो, मार के इसको जंगल में फेंकवा दो या कहीं ठिकाने लगा दो। बेटा तो डर जाता है, लेकिन माँ के आगे वो भी हार मान जाता है। उस ठेकेदार ने उस व्यक्ति का गला घोटता है, गला घोटने के बाद अपने आदमी को फ़ोन करता है। तो फ़ोन करने के बाद बोलता है जो टेम्पो लेकर आ, फिर उस टेम्पो पे रखवा के जंगल में फेंकवा देता है। पूरी बात जब माया ने बताया, और उसके बाद उस ठेकेदार छुपा हुआ था कई जगह पे, पुलिस का दबिश होती है, खबर लगा देता कहाँ पर छुपा हुआ है, उसको पकड़ कर लेकर आता है। लाने के बाद क्योंकि बेटे को भी तो हिरासत में ले लिया था, लेकिन उस टाइम बालिग हो चुका था, लेकिन जो दोनों क्राइम हुआ था उस टाइम वो नाबालिग था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। माँ गिड़गिड़ा रहे थे, इसी वजह से माँ के साथ दिया, माँ को बचाने की कोशिश में उस लड़का ने इस दोनों मर्डर में शामिल हुआ था। लेकिन उस लड़का को जो सालों से अपने बाप को ढूंढ रहा था, जब उस लड़का को पुलिस ने साफ साफ बताया, जो माया मैडम करके एक है, उस जगह पर रहते, धंधा करती है, धंधा चलाती थी, तुम्हारे बाप उसके पास जाया करते थे और उस रात भी गए हुए थे जिस रात को तुम्हारे बाप के पास 1.5 लाख रुपए वसूला का पैसा था। उस रात को जब जाते हैं, माया मैडम पैसा के लालच में आकर तुम्हारे बाप का मर्डर कर दिया था। तुम्हारा बाप आप इस दुनिया में नहीं रहा। डीएनए टेस्ट होता है, बेटे के साथ मैच करवाता है, पता चलता है हाँ वही उसका बाप था जिसको मार दिया गया था। तो पूरा सच्चाई जानने के बाद माया मैडम और उस ठेकेदार को तो जेल हो जाती है, लेकिन उस बेटा जब नाबालिग था, इस वजह से उस बेटे को कानून द्वारा जो रियायत होता है उसको रियायत मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक बेटे को जो सालों से घूम रहा था, उसका बाप कहीं चले गए, चोरी नहीं किया, वो विश्वास भी सच था, लेकिन उसका बाप जिंदा नहीं था। तो ये था वो पूरा कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।